असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मंच पर विराजमान भारतीय शिक्षण मंडल के संरक्षक पूर्व अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर मोहनलाल चीपा जी, सभागार में उपस्थित भारत के कोने कोने से आए हुए भारतीय शिक्षण मंडल के विभिन्न प्रांतों के सम्माननीय प्रतिनिधि बंधु और भगिनी, हम सब लोग राष्ट्र के निर्माण के संकल्प के लिए यहाँ आए हैं और कामना करते हैं कि हमारा राष्ट्र विजयी हो। निस्संदेह जब इतने सारे संकल्पवान लोग एक साथ ये प्रतिज्ञा करते हैं तो राष्ट्र को तो विजयी होना ही है, तो राष्ट्र विजयी होगा ही। लेकिन उस राष्ट्र को विजयी बनाने के लिए हम सबके मन में जो संकल्प है उसकी कृति रूप में परिणति कैसे हो, इसके बारे में विचार मंथन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जो हमारा 3 दिन का मंथन वर्ग है, शिविर है, अभियान है, वो इसलिए है कि हम किस तरह से अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में और अधिक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो विषय ये है कि जो हम करते आ रहे हैं वही हम करते जाएंगे। ऐसा होता है अक्सर, जो पुनरावृत्ति का दोष भी होता है। कई बार आप अगर अपने पिछले वर्ष का वृत्त जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस वर्ष का वृत्त भी मैंने वही दिया है। आंकड़ा 5 से 7 हो गया, 11 से 12 हो गया, लेकिन वृत्त में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये है कि हम अपने आप को यूं ही एक के बाद एक पुनरावृत्ति में चलते चले जाएं। हर बार कहे कि 5 आने वाले थे, 4 नहीं आ पाए, मैं अकेला आया हूं, ऐसा भी कई वर्षों से होगा। ये पुनरावृत्ति चल रही है। तो एक तो काम करने का तरीका ये है, और दूसरा काम करने का तरीका ये है कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया है, जो कुछ भी हमने पाया है, उसको हम कैसे स्थायी भाव में लाएं, कैसे हम उसका कंसोलिडेशन करें। कंसोलिडेशन करेंगे तो हम अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। हम सबको मालूम है, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। अभी वर्गों की बात हो रही थी, हमने देखा कि हम परिचायक वर्ग करेंगे और परिचायक वर्ग पूरे देश भर में हुए तो समझ में आता है कि परिचायक वर्ग के बाद अब हम अगली पायदान पर जाएंगे, उसके आगे जाएंगे और प्रबोधक वर्ग करेंगे। ये कंसोलिडेशन है। लेकिन अगली बार देखा तो फिर वही वो लोग फिर से वही परिचायक वर्ग में फिर से शामिल हो गए। नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं दोबारा वही आ गया। तो आपका भी किया धरा सब पानी हो जाता है और उसके आने वाले को भी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। उसके प्रबोधक वर्ग में जाने की पात्रता यह है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर गया, कहीं उसने अपने आप को एलिवेट किया, कहीं अपने आप को उठाया, इसलिए वो प्रबोधक वर्ग के लिए पात्र बना। तो ये तो हमारे कार्यकर्ता की स्थिति हुई, लेकिन संगठन की भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि संगठन भी उसको इस तरह प्रेरित करे कि वो अपने आप को समझे कि अब मुझे प्रबोधक वर्ग कर लेना चाहिए। जोर जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा से, प्रेरणा से, उत्साह से, उत्सुकता से। उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि कंसोलिडेशन की हमारी कोई स्ट्रेटेजी है कि नहीं, अपने आप को सुदृढ़ करने की कोई स्ट्रेटेजी है कि नहीं। वरना तो हम लोग शिक्षा के संबंध में हैं, शिक्षा से हम सबका संबंध है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में भी ऐसे अध्यापक होंगे, मेरे जीवन में थे। एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जब मैं बीएससी कर रहा था। तो जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो एमएससी कर रहे एक सर ने पूछा कि क्यों आपको वो फलाने सर पढ़ाने आ गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कहा पढ़ाने आ गए। कहाँ तक पढ़ा दिया? उन्होंने यहाँ तक पढ़ा दी। अच्छा, तो उन्होंने वो चने वाले वाला चुटकुला सुनाया कि नहीं सुनाया? नहीं, अभी तक चने वाला चुटकुला नहीं सुनाया। अच्छा, वो 2-3 क्लास के बाद आपको चने वाला चुटकुला सुनाएंगे। फलाना जब बताएंगे तो नीम के पेड़ वाला चुटकुला सुनाएंगे। मैंने कहा आपको कैसे मालूम है? बोले नहीं, जब उन्होंने एमएससी किया होगा तब से उन्होंने जो चुटके बना के रखे थे वही चुटके 20 वर्ष तक पढ़ाते हुए उसी का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अब वो चुटके इतने ज़्यादा ब्रिटल हो गए हैं कि अगर जमीन पर गिर जाएंगे तो पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। उनका विषय भी वही है,
पढ़ाने का तरीका भी वही है, चुटकुले भी वही हैं, संदर्भ भी वही है। तो एक शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते क्या हम ऐसा करना चाहते हैं, या हम अपने आप को कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं हमारे अंदर नवाचार लाना चाहते हैं? साल दर साल बैठकों में आएंगे, हाँ भाई साहब बहुत अच्छा लगता है बैठक में आने से, पर बैठक में जाने के बाद हम क्या फिर से वैसे ही हो जाते हैं कि अगले साल हम फिर आए तो फिर एक नए कार्यकर्ता की तरह आए, फिर आपको बताना पड़े समय से आइए, मोबाइल बंद रखिए, आपस में बात मत कीजिए, लाइन बनाकर बैठिए, पंक्ति में बैठिए, ये सब चीज़ें डे वन से जैसे बताना है वैसे ही फिर से बताना है। तो क्या हमने एक कार्यकर्ता के तौर पे अपने आप को एलिवेट किया, कंसोलिडेट किया? इसके बारे में बात करना है। हम अक्सर कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में कि ये नित्य नूतन चिर पुरातन है। ये दोनों अवयव महत्वपूर्ण है। नूतन कब होती है, नई चीज कब ऐसे आती है, कब हमारे जीवन में आत्मसात होती है, उसको भी देखना है, और चिर पुरातन को भी देखना है। एक नदी और एक वृक्ष की कहानी है। नदी बहती थी, उसके किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था। नदी कहती थी कि मैं बहती हूँ और हर बार मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ नया पानी है और मैं उस उत्साह से बहती हूँ, तुम वैसे के वैसे ही खड़े रहते हो। तो वृक्ष ने कहा मैं भी बदलता हूँ, मेरे पत्ते बदलते हैं, मेरे अंदर नए फल आते हैं, लेकिन मेरी आत्मा वही रहती है, मेरा तना वही रहता है, मेरी जड़ें और अधिक मजबूत होती चली जाती हैं। जैसे तुम नदी हो, हर बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर नया पानी है, लेकिन वो सिर्फ नया पानी होता है, लेकिन तुम अपने धार से तो वही बहती हो, तुम्हारा कोर्स तो वही रहता है। नित्य नूतन चिर पुरातन। कहाँ हमें पत्तियां लाना है, कहाँ हमें फल लाना है, कहाँ हमें और अधिक फलदार बनना है, ये भी तय करना है, लेकिन कैसे हमारा तना मजबूत हो, कैसे हमारी जड़ें मजबूत हो, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये दोनों चीज़ों को जब तक हम साध नहीं लेते, तब तक हम अपने आप को कंसोलिडेशन की ओर नहीं ले जा सकते। उस कंसोलिडेशन की ओर कैसे ले जाना है? कई बार लोग कहते हैं कि सब परंपराएं हम बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं, जैसी परंपराएं पहले थी हम पूरी की पूरी परंपरागत रीति से हम कार्यक्रम करते हैं। विवाह समारोह में आप लोग देखते होंगे परंपरागत रीति से होता है। हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है। आजकल जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो स्विमिंग पूल में पूरी हल्दी डाल के हल्दी की रस्म करने लगे हैं और सोचते हैं कि हमने परंपरा निभा ली है। परंपरा निभाने का विपर्यास ऐसा भी देखा है कि जन्मदिन है तो माता जी ने कहा था, दादी माता जी ने, कि जब जन्मदिन हो तो गुलगुले उछालना चाहिए। तो ये गुड़ के गुलगुले बनते हैं, तो एक तरफ गुलगुले भी उछाल रहे हैं, दूसरी तरफ केक भी काट रहे हैं, और जो पति है वो अपने मित्रों से कह रहा है कि तुम्हारा इंतजाम वो बगल वाले कमरे में भी किया हुआ है। ये जो बगल वाला कमरा है ये पुरुष लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे, बहनें भी शायद समझ जाएंगी। परंपरा भी है और नवाचार भी है। तो क्या आप इसको परंपरा कहेंगे, क्या आप इसको नवाचार करेंगे? ये प्रश्न आपके सामने है। तो ऐसी परंपराओं को हमें निभाना है क्या? ऐसा नित्य नूतन चिर पुरातन होना है क्या? ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? ऐसा हमारा कंसोलिडेशन होगा क्या? उसके बारे में भी विचार करना है। नया है, लेकिन जो हमारा मौलिक है, जो हमारा शाश्वत है, जो हमारा पीढ़ियों से, परंपरा से, ऋषि मुनियों के अध्ययन से, तपस्वियों के तप से जो सिद्ध हुआ है, वो शाश्वत कभी बदलेगा क्या? या उस शाश्वत को अपने जीवन में अंगीकार करने का हमारा तरीका बदलेगा? इस बारे में हमें सोचना है। और वो सोचना इसलिए कि सोचने का काम हमको ही करना है, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं करने वाला। हमने कहा है भारतीय शिक्षण मंडल को हम अपने आप को थिंक टैंक कहते हैं। तो थिंक टैंक क्या है? थिंक ये करना है, कुछ गहराई में सोचना भी है। रिचुअलिस्टिक थिंकिंग नहीं है, औपचारिक थिंकिंग नहीं है कि अभी मैं कह दूं कि सच्चिदानंद जोशी के सत्र में 6:15 से 6:45 बजे तक थिंकिंग होगा। आधा घंटा थिंकिंग कीजिएगा, उसके बाद बंद कर दीजिएगा।
उसके बाद सबको विश्राम, ऐसा थिंकिंग नहीं होता। तो हम गहराई में उतर रहे हैं क्या थिंकिंग करने के लिए? मनुस्मृति के 7वें अध्याय का 99वां श्लोक है, हम सब लोगों ने सुना होगा। अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयैश्चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। ये मनुस्मृति में कहा गया है, और भी कुछ ग्रंथों में बाद में इसका संदर्भ आया है। महत्वपूर्ण श्लोक है, हम सबके लिए स्मरण रखने लायक श्लोक है, ध्यान रखने लायक श्लोक है। जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना है, जो प्राप्त हुआ है उसका संरक्षण करना है, जो संरक्षित है उसका वर्धन करना है, उसे बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, और जिसकी वृद्धि की गई है उसे उसके पात्रों तक पहुंचाना है, सुपात्रों तक पहुंचाना है। ये ज्ञान परंपरा का मूल तत्व है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कहते हैं तो उस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विस्तार है, जो अनंत की व्याप्ति है, वो इस श्लोक में आपको दिखती है। जो अप्राप्त है, रिट्रीव, जिसका संरक्षण करना है, कंजर्व, उसका वर्धन करना है, इंप्रूवमेंट, एंड देन उसको दूसरों तक पहुंचाना है, डिसिमिनेशन। तो ये जो 4 अवयवों में जो हमारी कृति है, वो हमारी कृति इन 4 अवयवों में हो रही है क्या, इसके बारे में सोचने का समय है। भारतीय शिक्षण मंडल 1969 में स्थापित हुआ था, तो आज इतने वर्षों बाद हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम हमारे कार्यों को इन 4 कृतियों में विस्तृत कर पा रहे हैं क्या। तो जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना है। हम सब लोग आज सुबह से भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के वो तमाम मूल तत्वों को क्या हमने कभी प्राप्त करने की चेष्टा की है, या हमने जो प्राप्त किया है सोच लिया है कि वही भारतीय ज्ञान परंपरा है, या बहुत कुछ और भी है? अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसका अभी तक हमने कहीं भी पता तक नहीं लगाया है। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में सुपरफिशियली बात करते हैं, वो अभी भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि प्राप्त होती तो हम उसका वैलिडेशन कर लेते, लेकिन वो अभी भी हमें प्राप्त नहीं है। आज भी देश की सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपियां भारत के बाहर है, हमें प्राप्त नहीं है। वो पांडुलिपि बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया है, हम कहते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया है, पर वो पांडुलिपि तो हमारे पास नहीं है वैलिडेशन के लिए। हम सिर्फ सुपरफिशियली कह रहे, प्राप्त करना है। वो प्राप्त कौन करेगा? शिक्षा से जुड़े हुए लोग नहीं करेंगे, जिनका संबंध ज्ञान से है वो नहीं करेंगे। कौन करेगा? कौन उनको जाकर खोजेगा? उसे प्राप्त करना है। और ऐसा सिर्फ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ है ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, जो हमें ज्ञात नहीं। पिछले कुछ समय से मेरे कुछ साथी नेत्र प्रकाश नाम की एक पांडुलिपि पर काम कर रहे हैं। नेत्र प्रकाश वो पांडुलिपि है जो आपको ऑप्थर्मोलॉजी के सारे नए तत्व बताता है। 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि है नेत्र प्रकाश, हमें मालूम नहीं है। हम सब लोग रील के युग में हैं, आप रील खोलिए तो आपको बहुत सारी रीलें दिखाई देंगी। इन दिनों मेरा कुछ वजन बढ़ गया तो मुझे लगा कि मुझे वजन कम करने के उपाय करने चाहिए, तो एक रील गलती से देख ली तो पूरे समय वो मुझे सुबह से शाम तक बताता है कि आपको दुबला कैसे करना है। पूरा का पूरा मेरा जो डिजिटल मीडिया है मुझे दुबला करने पे तुला हुआ है। लेकिन हम एक तत्व भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने खाद्य शास्त्र पर, न्यूट्रिशन पर लगभग 135 पांडुलिपियां लिखी हैं। उसके बारे में हमने कभी सोचा है क्या? आहार शास्त्र पर 135 पांडुलिपियां हैं जो बताती हैं खाने के नियम, जो बताती हैं खाने के तत्व,
जो बताती हैं खाने के आयाम, कैसे खाया जाए, क्यों खाया जाए, कब खाया जाए, लेकिन हमने उसके बारे में खोज खबर नहीं ली। फिर हम कहते हैं कि हमने ज्ञान खोज लिया है, भारतीय ज्ञान परंपरा का आविष्कार कर लिया है। तो ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं जिनको हमने खोजा नहीं है। नालंदा जैसे कितने ही विश्वविद्यालयों का इतिहास है जो अभी तक हमें मालूम नहीं है, हमने देखने की कोशिश नहीं की। इसी कर्नाटक में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ नागावी जैसा विश्वविद्यालय भी था, और बेलगावी जैसा भी विश्वविद्यालय था, कलश जैसा भी विश्वविद्यालय था। और ये सब विश्वविद्यालय 9वीं 10वीं शताब्दी के विश्वविद्यालय हैं जो बड़े से बड़े शिक्षा और ज्ञान के भंडार थे। अगर हमारा ध्यान होता तो शायद हम उनके भी चित्र यहाँ पर लगाते, क्योंकि वो भी हमारे लिए जरूरी है जानना कि शिक्षा के भंडार, शिक्षा के केंद्र हमारे क्या थे। पर हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि कंसोलिडेशन पे हमारा ध्यान थोड़ा कम है। तो इसलिए जो प्राप्त है उसे प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कैसे मौलिक ग्रंथ हमें प्राप्त हो सकते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे हमारी परंपराओं का, हमारी धरोहर का आख्यान लिखा गया है, समझा गया है, या लोक परंपराओं में भी आया है तो वो कहाँ से आया है। हम में से बहुत सारे लोग जो लोक परंपराओं के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि लोक परंपरा में भी कोई भी चीज बिना तर्क के, बिना लॉजिक के नहीं कही गई। अगर किसी ने कहा है कि श्रावण मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए तो उसके पीछे पूरा तर्क है, लॉजिक है, और वो साइंटिफिक है। तो उसका कोई शास्त्र हमारे सामने, हमने सुविचारित शास्त्र कभी लिखने की, कभी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश नहीं की। अभी जो महीना बीता है उसे हमने अधिक मास कहा है। आपके घर में जो कम आयु के बच्चे होंगे वो आपसे प्रश्न पूछते हो क्या है, जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, ये तुम्हारा 13वां महीना कहां से पैदा हो जाता है, और होता भी है और चला भी जाता है, समझ में नहीं आता। पर हमारे यहां अधिक मास की अपनी गणना है, और वो अधिक मास की गणना हमारे देश की शाश्वत काल गणना के आधार पर है, और वो शाश्वत काल गणना हमारे देश की वैज्ञानिक पद्धति है। उस वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किए बगैर हम सिर्फ काल गणना शब्द बोलकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। अधिक मास की वैज्ञानिकता पर हमने कभी बात नहीं की, अधिक मास की शास्त्रीयता पर हमने कभी बात नहीं की। भारत की परंपरा के महीनों की वैज्ञानिकता पर हमने कभी बात नहीं की। हमने मान लिया जनवरी तो जनवरी, फरवरी तो फरवरी, मार्च तो मार्च, अप्रैल तो अप्रैल। बच्चों को बता दिया मार्च और अप्रैल के बीच में जो हिंदी महीना पड़ता है उसका नाम चैत्र होता है। फिर जब वो बच्चा पूछता है कि कभी तुम्हारा चैत्र मार्च में आ जाता है, कभी तुम्हारा चैत्र अप्रैल में चला जाता है, ये कैसा चैत्र है, अप्रैल तो अप्रैल में ही आना चाहिए, तो हम उसको कोई उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि हमने उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। हमें नहीं मालूम कि जुलाई के बाद अगस्त का महीना क्यों आया, क्योंकि अगस्टस ने कहा कि जब जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई रखा जा सकता है तो मेरे नाम पर भी एक महीना रखो, इसलिए अगस्त का महीना रख दिया। फिर उसने कहा कि जब जुलाई 31 दिन का है तो मेरा भी 31 दिन का होना चाहिए, इसलिए उसका भी 31 दिन का रख दिया। इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर में सितंबर में खत्म हो जाता था, पर वो सितंबर में नहीं खत्म हुआ, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अगर आप इनके मायने जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस क्रम में बढ़ रहे थे। लेकिन हमने उसके ऊपर प्रश्न नहीं किया, पर भारत की कालगणना के बारे में कोई भी सोचा नहीं। मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया, क्योंकि जेठ का महीना अभी चल रहा है, बंगलोर जैसा एयर कंडीशन शहर भी तप रहा है, तो हमें समझ में आता है कि क्योंकि एक जेठ का महीना अधिक का हो गया, इसलिए अभी अधिक में, अभी जेठ का ही महीना चल रहा है। पर इस कालगणना की वैज्ञानिकता को हमने कभी नहीं बताया। अधिक मास के भी बारे में नहीं बताया कि सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर के बीच में जो डिफरेंस आता है उसके कारण जो 32 महीने और 16 दिन का फर्क आता है उसके कारण ये होता है, हमने नहीं बताया। फिर हम ज्ञान परंपरा की बात कैसे कहते हैं? फिर हम कैसे कहते हैं कि जो अप्राप्त है उसे हम प्राप्त करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अभी भी अप्राप्त हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिख के रखी हैं, बना के रखी हैं, उसको हमने अभी तक प्राप्त करने की कोई ठोस चेष्टा नहीं की।
फिर जो प्राप्त है उसका संरक्षण भी करना है। संरक्षण करने के लिए हमारी व्यवस्था क्या है? भारतीय शिक्षण मंडल में मैं इतने वर्षों से बात करता हूं, हमने कभी भी पुस्तकालय के ऊपर गंभीरता से चर्चा नहीं की। कभी भी हमने आर्काइव्स पे गंभीरता से चर्चा नहीं की। कभी भी हमने म्यूजियम्स पे गंभीरता से चर्चा नहीं की। ये भारतीय शिक्षण मंडल का दोष नहीं है। ये शिक्षा की किसी भी संगोष्ठी में कभी भी लाइब्रेरी पे चर्चा नहीं होती, आर्काइव्स पे चर्चा नहीं होती, म्यूजियम्स पे चर्चा नहीं होती। तो हम समझ नहीं पाते कि हम ज्ञान को संरक्षित कहां पे करेंगे। ज्ञान को एक जगह ठीक से रखने का मैकेनिज्म हमारा क्या होगा? क्या यंत्रणा होगी जिससे वो सारा ज्ञान एक जगह पर लोगों को उपलब्ध हो सके? आज से बहुत पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल पहले जब हम सब लोग कोविड में थे, लॉकडाउन था, सब लोग चिंतित थे। सिनेमा थिएटर कब खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स कब खुलेंगे, सब चिंतित थे। कितने लोगों ने कहा कि लाइब्रेरी कब खुलेगी, कितने लोगों ने कहा कि म्यूजियम्स कब खुलेंगे, कितने लोगों ने कहा कि आर्काइव्स कब खुलेंगे। आपको चिंता हुई कि अगर रेस्टोरेंट नहीं खुले तो उन रेस्टोरेंट के वर्कर्स का क्या होगा, उस रखे हुए खाने का क्या होगा। आपको बहुत चिंता हुई। आपको ये चिंता नहीं होगी कि हमारे पूर्वजों के लिखे हुए वो सारे के सारे कागजात आर्काइव्स में अगर वेदर प्रूफ कंडीशन में नहीं हुए तो उन कागजों का क्या होगा। वो हमारी बौद्धिक धरोहर है, बौद्धिक संपदा है, उसका क्या होगा। ये विषय कभी हमारे चिंतन में नहीं आया, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं आया। फिर संरक्षण की बात कैसे करते हैं हम? तो संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण होगा तभी आपके पास संदर्भ उपलब्ध होगा, तभी आपके पास वैज्ञानिक साक्ष्य होगी। लेकिन शायद कभी साक्ष्य ही नहीं हुई। और आपको मालूम है, आचार्य रामचंद्र भट्ट जी बैठे, उनके सामने मेरे को संस्कृत बोलने में भी बहुत शर्म आती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितनी बारीकी से लिखा। तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत, रक्षेत शिथिल बंधनात्, मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। किताब स्वयं कह रही है कि मुझे तेल से बचाइए, मुझे जल से बचाइए, मुझे लूजली मत बांधिए, ढीले बंधन में मत बांधिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी मूर्ख के हाथों में मत दीजिए। ये किताब कह रही कितने वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने इस ग्रंथ को हमारे लिए लिख दिया, पर हमारे अंदर वो चिंता का भाव नहीं आया कि जो ज्ञान हम बना रहे हैं उस ज्ञान का संरक्षण कहां पर होगा। संरक्षण नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो जब बढ़ने की बात आएगी तब हम उसमें वृद्धि करेंगे। तो जो वृद्धि करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कैसे वो सारी की सारी धारणाएं अवधारणाएं अगली पीढ़ी में जाती हैं, नई पीढ़ी में जाती हैं, उनके साथ चिंतन होता है, विचार होता है, मनन होता है। कैसे हम उनको बता सकते हैं कि इन नई अवधारणाओं से हम नए ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। चाहे हम शिक्षक के पास जाएं, चाहे शोधार्थी के पास जाएं, चाहे विद्यार्थी के पास जाएं, किसी के भी पास जाएं और उसे बताएं कि इस ज्ञान में अभिवृद्धि कैसे करनी है। हमारे मौलिक आधार को सामने रखते हुए उस ज्ञान में वृद्धि कैसे करनी है। और जब वृद्धि होगी तभी हमारे यहाँ पर एक नए ज्ञान का सृजन होगा, हमारे आधारभूत ज्ञान के तर्ज पर। लेकिन उसके बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। सोचेंगे तो ज्ञान की नई विधाएं खुलेंगी, सोचेंगे तो ज्ञान की नई विधाओं की तरफ आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी। अभी मेरे परिचय में कहा गया कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के कुलपति का भी अतिरिक्त काम देख रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भारत सरकार का एक बहुत पुराना संस्थान था, जिसमें 1938 वर्ष पूर्व 90 के आसपास वो खुला था, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के नाम से। इस समय वहाँ पर 5 कोर्सेज चलते हैं। एक कोर्स है आर्कियोलॉजी का, एक कोर्स है म्यूजियोलॉजी का, एक कोर्स है कंजर्वेशन का, एक कोर्स है आर्ट हिस्ट्री का,
एक कोर्स है एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स का। तो सारे पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों से मैंने अलग अलग संवाद किए और उन विद्यार्थियों से मैंने एक ही प्रश्न पूछा। जो बच्चे एमए इन आर्कियोलॉजी कर रहे थे या एमए इन म्यूजियोलॉजी कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपने ये पाठ्यक्रम चुना तो आपके घर की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आपके माता पिता की पहली प्रतिक्रिया क्या थी। बहुत से बच्चों ने कहा कि उन्होंने तो इसका नाम ही नहीं सुना था। फिर किसी ने कहा कि नहीं सुना तो था, पर माता पिता कहते थे बेटा ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा, तुम कोई सीधा सच्चा कोर्स कर लो जिससे तुम्हें रोजी रोटी मिल जाए। चाहे वो आर्कियोलॉजी की बात हो चाहे म्यूजियोलॉजी की बात हो। इपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स वालों ने तो कहा कि घर का छोड़िए, हमारे मोहल्ले में भी किसी ने इन विषयों का नाम नहीं सुना था। और ये स्थिति उनके घरों की होगी ऐसा नहीं कहता। इस कमरे के बाहर जाकर आप अगर कोई सर्वे करना चाहें तो मैं खुश हो जाऊंगा अगर मैं गलत साबित होता हूं, अगर आपको 100 में से 10 लोग भी इन विषयों के बारे में बता दें तो। ये हमारी विरासत है। इस विरासत के आधार पर हम हमारी अपनी परंपरा का गौरवगान करते हैं। लेकिन इस विरासत को सीखने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, उन पर शोध करने के लिए क्या हम लोगों को तैयार कर रहे हैं? क्या उस तरह का कोई मानस हमने बनाया है समाज में? और ये सिर्फ वही कुछ विषय नहीं है, ऐसे अनेक विषय हैं। मैंने कहा ना कि कालगणना, कालगणना पे लगातार काम होना चाहिए पर काम नहीं हो रहा है। हमारी चिकित्सा पद्धति पे लगातार काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब मिलकर योग को सेलिब्रेट कर लेते हैं। फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन योग की जो हमारे जीवन में महत्ता है उसको रेखांकित करने वाले शास्त्र क्या हम समाज के सामने ले जा पा रहे हैं? मैंने तो एक दिन कहा, मैंने कहा योग तो आपके जीवन में है, चाहे आप योग करो या न करो, योग तो आपके जीवन में है। वियोग में भी योग है, संयोग में भी योग है, और तो और प्रयोग में भी योग है। योग तो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस योग के बारे में कोई शाश्वत विचार, कोई शोध उस तरह का करके हमारी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की बात शायद होती नहीं। तो इसलिए जो चौथा अवयव है कि जो है, जिसमें आपने वृद्धि कर ली है, उसका प्रचार प्रसार कैसे करें और पात्रों तक उसे कैसे पहुंचाएं, जहां भारतीय शिक्षण मंडल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एक बहुत पुराने संगठन हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम बहुत विस्तार से इस विषय में बात करके अपने आप को उस विषय में तैयार करें। क्योंकि समाज में ऐसा वातावरण बनाना होगा। और समाज में वातावरण कब बनेगा? जब हम समाज के अंदर इस तरह की सकारात्मक अनुभूति को भेजेंगे, ज्ञान परंपरा की अनुभूति को, परंपरा की अनुभूति को। अब जानते हैं कि अच्छी कथाएं समाज में जीवित रहती हैं, अच्छी बातें समाज में जीवित रहती हैं। अभी मैंने कहीं पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, नाम वगैरह थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, पर टोक्यो ओलंपिक का कोई संदर्भ किसी ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक में केनिया के एक धावक थे, इवान उनका नाम था, और वो अपनी रेस को लगभग जीत चुके थे। बिल्कुल वो आखिरी रिबन तक पहुंच गए थे पर उसे छू नहीं पाए थे। अचानक उसको लगा कि उसने छू लिया है और वो धीमा हो गया। तो इवान जब धीमा हो गया तो उसके पीछे से स्पेन का धावक फर्नांडो आ रहा था। उसने चिल्ला कर कहा कि इवान तुम अभी पहुंचे नहीं हो, तुम पहुंचो। लेकिन शोर इतना था कि इवान को समझ में नहीं आ रहा था, तो फर्नांडो ने इवान को धक्का दिया और उसे फिनिशिंग लाइन पर पहुंचाया। पत्रकारों ने जब, खैर इवान को गोल्ड मेडल मिला, पत्रकारों ने जब फर्नांडो से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो पास में ही थे, तुम गोल्ड मेडल ले सकते थे, तुमने गोल्ड मेडल क्यों नहीं लिया? तो फर्नांडो ने कहा कि मैं गोल्ड मेडल तो ले लेता शायद, लेकिन मैं घर जाके अपनी माँ को क्या जवाब देता? माँ ने मुझे ये थोड़ी सिखाया है।
माँ ने मुझे ये सिखाया है कि खेल तो मुझे खेल की भावना से खेलना है। ईमान श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया। ये शाश्वत कथा है। ये कथा आज रहेगी, चिरंतन रहेगी, हमेशा रहेगी। ऐसे ही कोई एक ऊंची कूद की भी कथा है वहाँ पर कि एक इटली के कोई हाई जंपर थे और एक कतर के कोई हाई जंपर थे। तो जब फाइनल हो रहा था तो दोनों ने 2.37 मीटर्स हाइट पार कर ली। अब इसमें से स्वर्ण पदक किसको मिले? तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3 मौके देते हैं, 3 मौके के बाद जो तीनों के एवरेज में जो ज़्यादा होगा हम उसको विनर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहा कि तीनों मौकों में फिर दोनों के 2.37 ही आए। तो फिर जजेस ने कहा कि अच्छा, अब एक फाइनल मौका है, इसमें अगर 0.001 सेंटीमीटर का भी फर्क हुआ तो हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन ये चूंकि लगातार प्रतियोगिता चल रही थी, इसलिए जो इटली का हाई जंपर था वो बर्न आउट हो गया, और बर्न आउट हो गया तो वो गिर गया, नीचे गिर गया। तो उसको कई बार पूछा कि तुम प्रतियोगिता में रहोगे कि बाहर जाओगे? तो उसने कहा आई कांट डू द जंपिंग नाउ, आई विल हैव टू वॉक आउट। तो वो दूसरे जो हाई जंपर थे उसको गोल्ड मेडल देने के लिए प्रवृत्त हो गए। पर उसने पूछा जजेस से कि सपोज इफ आई ऑल्सो बैक आउट देन व्हाट हैपन्स? उसने कहा कि इट नेवर हैपन्स, यू आर देयर, यू आर ऑलरेडी विनर। नो, इफ आई ऑल्सो बैक आउट देन व्हाट हैपन्स? उन्होंने कहा देन इफ यू ऑल्सो बैक आउट देन द गोल्ड मेडल वुड बी शेयर्ड बिटवीन दीज टू। एक क्षण का भी उसने समय नहीं गवाया और कहा कि आई एम बैकिंग आउट। फिर वो स्वर्ण पदक दोनों में बटा। ये 2 अच्छी कहानियां मैंने आपको क्यों सुनाई? ये 2 अच्छी कहानियां मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इस समाज में, इस देश में, इस विश्व में अच्छी कहानियां हमेशा शाश्वत रहती हैं। हम सब में वो शक्ति है कि हम ऐसी अच्छी कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या हम सब यहां बैठकर इस बात का संकल्प लें कि हम एक इस तरह की अच्छी कहानियों का निर्माण करें, जो भारत की हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा है, उसके डेसिमिनेशन के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचें। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको करना चाहिए। मैंने इसको प्राइड नाम दिया, PRIDE। और भी कुछ हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ की कोई असेंबली बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने प्राइड नाम दिया है। सो फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पब्लिकेशन। हम सब कर रहे हैं, लेकिन क्या हम चीज़ों का ऐसा पब्लिकेशन कर रहे हैं, क्या ऐसा प्रकाशन कर रहे हैं जो स्थायी भाव का हो, जो आगे तक जाए? कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा हो रही थी मंडलों के बारे में, कि मंडलों में पहले लोग बहुत उत्साह से आते हैं, बाद में धीरे धीरे आना कम होते हैं। क्यों होते हैं समझ में नहीं आता। लेकिन उसकी दूसरी बात भी थी कि मंडलों में जो चर्चा होती है उसका प्रकाशन होता है कि नहीं होता है, और जो प्रकाशन होता है वो किसी स्तर का होता है कि नहीं होता है, या सिर्फ एक लीफलेट रह जाता है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये चर्चा की और बात खत्म हो गई। तो हम प्रकाशन करें, और न सिर्फ हम प्रकाशन करें बल्कि हम स्तरीय प्रकाशन करें, हाई क्वालिटी, उच्च स्तरीय प्रकाशन करें। ऐसे प्रकाशन जो कहीं रेफर किए जा सके, जिसका संदर्भ कोई लोग देख सके, जिस पर लोग चर्चा कर सके, जिस पर बातचीत हो सके। ऐसे प्रकाशन बहुत जल्दी में नहीं होते, उसमें समय लगता है, लेकिन वो समय हमको लगाना होगा, वो मेहनत हमको करनी होगी। वो इसलिए करनी होगी कि कल को आने वाले समय में कोई कहे कि अगर आपको भौतिक विषय में कोई मान्यता प्राप्त, भारतीय ज्ञान परंपरा पे के ऊपर कोई मान्यता प्राप्त प्रकाशन देखना है, तो आप भारतीय शिक्षण मंडल का प्रकाशन देखिए। ये संदर्भ विकसित करने की क्षमता रखने वाला हमारा प्रकाशन हो।
तो उस प्रकाशन की ओर ध्यान देना है। तो यानी ये प्रकाशन सिर्फ हमारी एक इकाई नहीं है कि ये काम सिर्फ हमारे प्रकाशन प्रभारी का है, ऐसा नहीं है। ये काम हम सबका है, क्योंकि ये प्रकाशन आपकी बात को, आपके विचार को, आपके तत्व को आगे ले जाने का काम करता है। सो दिस फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पब्लिकेशन। सेकेंड P स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड रेफरेंस। क्या हम पर्याप्त शोध कर रहे हैं? क्या हम गहराई से शोध कर रहे हैं? और क्या हमारा किया हुआ शोध कहीं रेफर किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, आप सब बड़े बड़े शोधार्थी हैं, बड़े प्राध्यापक हैं, आपको मालूम है कि रेफरेंसिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आर वी बीइंग रेफर्ड? हैज एनीबडी रेफर्ड आवर रिसर्च ऑन एनी सब्जेक्ट? और अगर किसी ने हमको रेफर नहीं किया तो हमारी तमाम शोध का अर्थ क्या होगा? क्योंकि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब कोई किसी पर्चे को पढ़ेगा तो वो उसके रेफरेंसेस को देखना चाहता है। आपने भी देखा होगा, आपको भी कभी कोई पर्चा मिला होगा तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी बिब्लियोग्राफी देखते हैं। क्यों देखते हैं बिब्लियोग्राफी? क्योंकि आपको मालूम होता है कि इस रिसर्चर ने कौन कौन से ग्रंथ को रेफर किया है। लेट अस सी। आचार्य अभिनव गुप्त, हम सब ने नाम सुना है। आज से 1100 वर्ष पूर्व आचार्य अभिनव गुप्त हुए और उन्होंने बहुत गिनती के ग्रंथ लिखे, और सारे ग्रंथ अपने आप में ऐसे हैं कि जिसको आज भी डिसाइफर करना कठिन है। भारत के तंत्र शास्त्र को जितनी गहराई से आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है, संभवतः आज भी ऐसे आचार्यों की कमी है जो उसको डिसाइफर कर सकें। लेकिन यहां पर मैं आचार्य अभिनव गुप्त की उस विशेषता की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने जिस ग्रंथ को मानक बनाकर अभिनव भारती लिखा, उसमें उन्होंने 32 ग्रंथों का रेफरेंस दिया है। ये 32 ग्रंथों का रेफरेंस दिया यानी क्या है कि आज से 1100 वर्ष पहले भी जब कोई आचार्य ग्रंथ लिखते थे तो उनके पास भी रेफर करने के लिए ये 32 ग्रंथ उपलब्ध थे कहीं शास्त्र में। ये ज्ञान परंपरा का हमारा विस्तार है। लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करते कि ये रेफरेंसेस कहां से आए। तो हम अभिनव भारती पे तो बाद में बात कर लेंगे, पहले इन ग्रंथों को तो खोज लें जिसको आचार्य अभिनव गुप्त ने रेफर किया था। लेकिन वो करने की प्रेरणा हमें मिल जाए तो हम बात करें। तो सिर्फ रिसर्च नहीं, हमने विविभा किया, इतना बड़ा आयोजन किया, उसके बाद क्या हुआ? विविभा के किसी भी शोध को कहीं रेफर किया गया क्या? कहीं किसी ने उसका संदर्भ लिया तो उस पर चर्चा हुई? तो ये दायित्व सिर्फ युवा आयाम का नहीं है। युवा आयाम ने आयोजन कर दिया, युवा आयाम ने जो करना था वो कर दिया, हमको देखना था। हम सब थे ना प्रगल्भ लोग, हम कह सकते थे कि ठीक है, एक भी रिसर्च इस क्वालिटी का नहीं है कि रेफर किया जा सके, तो भी मान लेते। पर हमने वो भी किया क्या? हमने एक आयोजन किया, आयोजन होके खत्म हो जाता है, पर उसके बाद जो सारा का सारा संदर्भ हमको विकसित करना था, वो संदर्भ जो भारत के ज्ञान कोश में वृद्धि करता, उस संदर्भ का क्या हुआ? हमारी चिंता वो होनी चाहिए, लेकिन शायद हमारी चिंता वो नहीं हुई। तो रेफरेंस एंड रिसर्च इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हमने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई सूचना तंत्र ऐसा विकसित किया है जिसके जरिए हम हमारे किए गए पब्लिकेशंस का, हमारे किए गए रिसर्च का कोई डिसेमिनेशन हो सके? रेफरेंस सिस्टम होता है कि हम आपस में कुछ रिसर्च को एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, बात करते हैं, साइटेशन होता है, काउंटर साइटेशन होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। ऐसा कुछ हुआ क्या? Have we developed an information system within the organization
which communicates what kind of research Bharati Shikshan Mandal is doing, what kind of publications Bharati Shikshan Mandal is doing. So it is also very important, equally important. उस पर भी बात होनी चाहिए. Fourth is D. D stands for documentation and digitization. अभी कुछ प्रांतों ने प्रस्तुतिकरण दिया जिसमें फोटो लगाए और एक पीपीटी बनाने की कोशिश की, पर क्या हम सब ने उस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन किया है? हमारे अपने पास एक एक चीज का कोई डॉक्यूमेंटेशन है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है क्या, जिसको सही रेफरेंस के साथ कभी भी कोट किया जा सके? ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है क्या आपके पास? है आपकी प्रांत के टोली के पास है, क्षेत्र के पास है, या केंद्रीय कार्यालय में भी है? मैं तो केंद्रीय कार्यालय की भी बात करता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को बोल रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर भी उसका ऑनर्स लेता हूँ. तो क्या हम इस बारे में सचेत हुए? आजकल सबके पास मोबाइल है और मोबाइल पे फोटो खींचना बहुत आसान है. मेरी उम्र जो हो गई है, मेरे समवयीन बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो उस वक्त तरुण हुए होंगे जिस वक्त फोटो खींचने की सख्त मनाही थी, क्योंकि एक एक रोल बहुत महंगा आता था और आप एक फ़ोटो खींचने तो पिताजी की बहुत डांट पड़ती थी कि तुमने एक रोल नहीं, रोल में का एक फ़ोटो बिगाड़ दिया है. क्योंकि वो फ़ोटो रोल डलता था, फिर धुलता था, रोल के पैसे अलग, धुलने के पैसे अलग, और कैमरा घर के सबसे बड़े व्यक्ति को चलाने का अधिकार था. ये सब चीज़ें, हम उस काल के लोग हैं. अब मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, धनाधन फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको वो फ़ोटो उपलब्ध होता है क्या? उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है क्या आपके पास? भाई साहब एक फ़ोटो खींच दी, भाई साहब ने एक फ़ोटो खींच दिया, अगली बार मिले भाई साहब फिर फ़ोटो, अरे भैया मैं वहीं था, पिछला फ़ोटो देख लेते थे. समझ में नहीं आता है. एक बार एक सज्जन ने कहा कि आपका नंबर मेरे पास से गुम गया है, कृपया दोबारा भेज दीजिए, मेरा नंबर ये है. मैंने जब वो नंबर टाइप किया तो देखा कि 1 साल पहले उन्हीं सज्जन के साथ लिया हुआ फ़ोटो उन्होंने ही मुझे भेजा हुआ था व्हाट्सएप पे. मैंने कहा भाई साहब आपकी मेमोरी इतनी कमज़ोर हो गई कि 1 साल के अंदर ही आप मुझे भूल गए, दोबारा फ़ोटो भेजा. ऐसे फ़ोटो का अर्थ क्या है? जो आपको याद नहीं रहे, ऐसे फ़ोटो का अर्थ क्या है? और जो समय पे उपलब्ध न हो, ऐसे फ़ोटो का अर्थ क्या है? सो आर वी डॉक्यूमेंटिंग एनीथिंग? हमने किसी चीज़ का कोई दस्तावेजीकरण किया है, या सिर्फ हम उत्साह में चीज़ों को बना रहे हैं? मतलब हम सिर्फ ये जो डिजिटल कचरा है उसको बढ़ा रहे हैं. तो हमें काम करना है डिजिटाइजेशन, प्रॉपरली डिजिटाइज करिए. और लास्ट है एंगेजिंग मोर स्कॉलर्स. ज़्यादा लोगों को जोड़िए. जितने हैं, हमको सब लगता है कि बहुत अच्छी संख्या है. इस वर्ष हम 340 लोग यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी संख्या है. लेकिन जो काम हमको दिया गया है उस काम के लिए ये संख्या बहुत कम है. काम हमने बहुत बड़ा अपने हाथ में लिया है, ये काम बहुत बड़ा है और उसके लिए हमारी संख्या बहुत कम है. तो हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ऐसे लोगों को जो शिक्षा में गंभीरता से आपके साथ शोध कर सकें, आपके साथ आगे बढ़कर काम कर सकें, ग्रंथों की रचना कर सकें, पाठ्यक्रमों का निर्माण कर सकें, पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकें. इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता है. ये सब अगर हम करते हैं तो जाकर हम सच में अपनी परंपरा पर प्राइड महसूस कर सकेंगे, PRIDE. और तब जाके वो हमारी ज्ञान परंपरा शाश्वत होगी. उस ज्ञान परंपरा को शाश्वत करने की बहुत आवश्यकता है. सिर्फ कह देने से कि नित्य नूतन चिर पुरातन, वो नित्य नूतन चिर पुरातन हो नहीं जाता, उसको करना पड़ता है. चिर पुरातन करने के लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने, तपस्वियों ने घोर साधना की है, तब किया है, तब जाके वो चिर पुरातन हुआ है. लेकिन उतनी ही तपस्या, उतनी ही साधना हमको करनी पड़ेगी, तब जाके वो नित्य नूतन होने वाला है. जो आने वाले समय में चुनौतियां हैं, फिर वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती हो, चाहे युवाओं के मेंटल हेल्थ की हो, चाहे योग्य और अच्छे शिक्षकों की निर्मिति की हो, चाहे वो
नौनिहाल यानी 10 से 14 साल के बच्चों को ग्रूम करने की हो, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। और मैं इसके साथ कोई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचने समझने वालों के लिए इतनी भी चुनौतियां बहुत हैं। इन सब चुनौतियों के बीच में से रास्ता निकाल कर हमको आगे बढ़ना है। हमको निश्चित तौर पर एक ऐसे शाश्वत राष्ट्र की निर्मिति के लिए आगे बढ़ना है जो पूरे विश्व का बौद्धिक नेतृत्व कर सके। और जब पूरे विश्व का बौद्धिक नेतृत्व करने के लिए भारत सज्ज होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी ही रहने वाली है। अगर हम अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा पाए तो भारत निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन जब फिर कोई और करेगा तब हमको बहुत दुख होगा। इसलिए किसी और के करने का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी भूमिका को समझिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।